हेलो फ्रेंड, दिस इज अभिषेक पांडे, योर एग्रीकल्चर मेंटर। और आपका स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल जिसका नाम है एग्रीपो। तो आज के हम लोग इस लेक्चर में कि इंटरक्रॉपिंग के बारे में पढ़ेंगे। इंटरक्रॉपिंग और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। इसके इसके पिछले वीडियो में हम लोग पढ़े थे मिक्स क्रॉपिंग, और मिक्स क्रॉपिंग के कितने टाइप्स हैं वो सारी चीज़ें हम लोग कवर कर लिए थे। लगभग ये मेरा एक हफ्ते बाद वीडियो डल रहा है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूँ, क्योंकि मैं अपने कॉलेज में इंटर्नशिप के प्रोजेक्ट के रिगार्डिंग बहुत सारे काम बच गए थे, फिर प्रेजेंटेशन भी देने जाना था। इस वजह से मुझे समय नहीं मिल पा रहा था कि मैं वीडियो शूट करूं। ठीक है, तो उसके लिए मैं माफ़ी चाहता हूं। और जैसा कि हम लोग क्या करेंगे, आज आपको पता ही है कि आज आप लोग का जो डे है वो 13 अक्टूबर है। ठीक है, 13 अक्टूबर है, तो हम लोग कोशिश करेंगे कि 25 अक्टूबर तक आप लोग का सारा मिड टर्म का जितना भी कोर्स है वो ख़त्म हो जाए। मेनली ज़्यादातर सारे सब्जेक्ट में कंप्लीट हो चुका है मिड टर्म का सिलेबस, एक ही दो सब्जेक्ट में बचे हैं, तो उसके लिए भी हम जल्दी जल्दी वीडियो बना के अपलोड कर देंगे। ठीक है, तो चलिए आज के इस लेक्चर को स्टार्ट करते हैं, जिसमें हम लोग इंटरक्रॉपिंग और उसके टाइप्स के बारे में पढ़ेंगे। ठीक है, तो इंटरक्रॉपिंग क्या है? इट इज क्रॉपिंग सिस्टम इन विच इंटरक्रॉप इज ग्रोन इन बिटवीन रोज ऑफ मेजर क्रॉप। ठीक है, विदाउट अफेक्टिंग द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन एज वेल एज द यील्ड ऑफ द मेजर क्रॉप्स, बीज क्रॉप or growing two or more crops simultaneously on the same piece of land with a distinct row arrangement is called a intercropping। कहने का मतलब क्या है कि मान लेते हैं कि हम दो पौधे हम उगा रहे हैं। मेरा मेन जो पौधा है जिसे हम बेस क्रॉप या मेन मेजर क्रॉप या मेन क्रॉप कहते हैं, ठीक है, या सोलो क्रॉप्स जिसे भी सोलो क्रॉप मतलब क्या, लेकिन हम मेजर क्रॉप और बेस क्रॉप और मेन क्रॉप बोल सकते हैं। ठीक है, तो अगर मान लेते हैं कि हम गेहूं का पौधा उगा रहे हैं, ठीक है, गेहूं की खेती हम कर रहे हैं, तो गेहूं हमारे लिए एक मेजर क्रॉप हो गया। तो गेहूं के साथ साथ जो जगह बच जा रही है उस जगह में हम क्या करें, मस्टर्ड भी उगा ले रहे हैं। ठीक है, हम साथ में मस्टर्ड की भी सोइंग कर दे रहे हैं। तो अगर हम ऐसा करते हैं तो उस प्रकार को हम इंटरक्रॉपिंग कहेंगे। तो एक प्रकार का क्रॉपिंग सिस्टम है जिसमें हम इंटरक्रॉप, एक मतलब मेजर क्रॉप के बीच में एक और क्रॉप ग्रो करते हैं। ठीक है, बिटवीन द टू मेजर क्रॉप, जैसे ये गेहूं का पौधा, ये गेहूं का पौधा है, तो बीच में हम सरसों का पौधा लगा दिए, तो उसे हम कहेंगे इंटरक्रॉप विदाउट अफेक्टिंग द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन। मतलब जो हमको एक हेक्टेयर में जितने भी गेहूं के पौधे चाह रहे थे एक ऑप्टिमम यील्ड के लिए, वो मेरे बने रहेंगे, वो मेरे पौधे बने रहेंगे। मान लेते हैं एक हेक्टेयर में मुझे 40,000 गेहूं के पौधे चाहिए, तो 40,000 गेहूं के पौधे हमारे बने रहेंगे। ये एग्जाम्पल, ऐसा नहीं है कि एक हेक्टेयर में इतने ही होते हैं। इतना समझ में आ रहा है आपको? चलिए, ठीक है, तो उनकी विदाउट अफेक्टिंग द ऑप्टिमम प्लांट पॉपुलेशन, और उनके बीच में हम एक जो जगह था उसको यूटिलाइज करके एक नया पौधा बो दिए, उसे हम बोलेंगे इंटर क्रॉप। ठीक है, तो एक और डेफिनेशन लिखा है, ग्रोइंग टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली ऑन द सेम पीस ऑफ लैंड विद डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट इज कॉल्ड एज इंटरक्रॉपिंग। तो दो या दो से अधिक पौधे को एक ही फील्ड पे उगाना विदाउट विद डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट, जिसका रो अरेंजमेंट फिक्स हो कि दो गेहूं के बाद एक मस्टर्ड का पौधा होना चाहिए, फिर दो गेहूं के बाद एक मस्टर्ड का पौधा होना चाहिए, उसी को हम इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, एग्जाम्पल के केस में, अब ये एग्जाम्पल आपको लिखने हैं एग्जाम में, ये नहीं कि जो मैं बोल रहा हूँ। ठीक है, क्योंकि जो एग्जाम्पल आपके बुक में है वो आपको लिखने हैं। ठीक है, ऑथेंटिक एग्जाम्पल लिखने हैं। तो मेज प्लस पिजन पी, तो मेज मतलब एक मक्के का आप पौधा लगाएं, मक्के की पूरी लाइन तैयार किए, उसके बाद आप पिजन पी लगाएंगे, तो 2:1, मतलब 2 मेज का होना चाहिए, उसके बाद एक पिजन पी का, फिर 2 मेज का, फिर एक पिजन पी का, 2 मेज का, फिर पिजन पी का। इस तरह आप पैटर्न फॉलो करते चलेंगे। ठीक है, सोरगम प्लस पिजन पी, ये भी 2:1 का ही होगा। कॉटन प्लस ग्रीन ग्राम, कॉटन प्लस ग्रीन ग्राम, तो 2:1 का इसमें भी रखना है। ठीक है, पिजन पी प्लस ग्राउंड नट प्लस लेंटिल, तो इसमें 2:1 का रखना है, मतलब 2 पिजन पी का होना चाहिए, पिजन पी का मतलब मटर। ठीक है, फिर एक ग्राउंड नट का होना चाहिए मतलब मूंगफली, और एक लेंटिल का होना चाहिए। ठीक है, लेंटिल आई थिंक अलसी जिसे बोलते हैं। ठीक है, तो ये इस तरह आप क्या करते हैं, इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, करते हैं। ठीक है, अब इसके आगे चलते हैं।
यहाँ क्या लिखा है इसको देख लेते हैं। In this system, in addition to yield or major crop, some extra intercrop yield इज ऑप्टेन। देखिए जैसा कि मैंने आपको पहले ही बता दिया कि इसमें होता क्या है कि मुझे मेजर क्रॉप के अलावा भी एक एडिशनल यील्ड मिलती है जिससे मेरी इनकम बढ़ती है, मुझे वेल्थ मिलता है, इकोनॉमिक मुझे बेनिफिट्स मिलते हैं। ठीक है, तो इसमें क्या होता है कि क्योंकि आप गेहूं बोए थे, वैसे आप बीच में कुछ नहीं बोते तब भी आपको गेहूं ही मिलता है, लेकिन बीच में जो जगह खाली था उसकी जगह को यूटिलाइज करके आपने एक और नया पौधा बो दिया, जिसके कारण क्या हुआ कि आपको यील्ड भी मिली, आपका सॉइल भी इम्प्रूव हो गया, सॉइल स्ट्रक्चर भी इम्प्रूव हो गया, साथ में आपको बेनिफिट्स भी मिले, तो बहुत सारे एडिशनल बेनिफिट्स मिल जाते हैं। देयरफॉर इंटरक्रॉप इज बोनस क्रॉप, इसीलिए इसको इंटरक्रॉप को बोनस क्रॉप भी बोलते हैं। इंटरक्रॉपिंग ऑफ ग्राउंडनट और वेजिटेबल्स इन शुगर केन और पल्स और ऑयल सीड इज इन सोरखेम और बाजरा। देखिए इंटरक्रॉपिंग देखा जाए तो ग्राउंडनट और वेजिटेबल को हम शुगर केन में बो देते हैं, गन्ने के साथ हम क्या लगा देते हैं, मूंगफली लगा देते हैं या तो सब्जी लगा देते हैं, बीच में जो जगह खाली रहता है कि एक गन्ने दूसरे गन्ने के बीच में बहुत ज़्यादा स्पेस बचा रहता है, तो वहाँ हम क्या कर देते हैं, वेजिटेबल क्रॉप्स उगा देते हैं। या तो अगर ध्यान दें हम, तो अगर हम पल्स या हम ऑयल सीड क्रॉप्स उगा रहे हैं तो हम सीरियल्स के साथ ज़्यादातर पल्स या ऑयल सीड क्रॉप्स भी ग्रो करते हैं। सीरियल्स के साथ मतलब जो आप कह सकते हैं मोटे अनाज की फसलें हैं। ठीक है, मिलेट्स, आप सीरियल्स ना बोल के आप ज़्यादा अच्छा रहेगा कि आप मिलेट्स का इस्तेमाल करें। तो जो मिलेट्स हैं जैसे सोरगम है, बाजरा है, ठीक है, ज्वार है, बाजरा है, तो उसके साथ अगर आप दलहनी फसल लगाते हैं, ठीक है, पल्स क्रॉप्स लगाते हैं, ऑयल सीड क्रॉप्स लगाते हैं, तो ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। इससे क्या होता है कि जो उस क्रॉप्स में वही दाल वाली फसल है वो नाइट्रोजन फिक्सेशन भी करते हैं, तो सॉइल में जो नाइट्रोजन की एवेलेबिलिटी होती है वो भी बढ़ती है। साथ में क्या होता है कि सॉइल के स्ट्रक्चर, सॉइल के जो फर्टिलिटी है उसमें भी इम्प्रूवमेंट आता है। ठीक है, आगे चलते हैं। द क्रॉप्स हैविंग डिफरेंट ग्रोथ हैबिट, कैनोपी, डेवलपमेंट, रूट सिस्टम एंड न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट आर चूजन। तो देखिए अलग अलग जो क्रॉप्स होते हैं उसके बेसिस पे आपको डिसाइड करना रहता है कि किस फसल के साथ आप कौन सा पौधा उगाएंगे। ठीक है, तो वो सारी चीज़ें हैं। ठीक है, the crops grown in association are sown by following specific planting pattern। तो जो भी आप बोते हैं एक स्पेसिफिक प्लांटिंग पैटर्न को फॉलो करना चाहिए। और फॉर बेस क्रॉप so as to create space and accommodate the intercrop is systematic geometric progression। हाँ, एक चीज़ और, इंटरक्रॉपिंग में जब आप इंटरक्रॉप कर रहे हैं तो जितने भी आप इंटरकल्चरल ऑपरेशन करेंगे वो ऑन द बेसिस ऑफ मेन क्रॉप करेंगे। ऐसा नहीं है कि गेहूँ, जैसे आप गेहूँ को आपने एज अ मेन क्रॉप, मेजर क्रॉप बोया था और साथ में आपने मस्टर्ड लगा दिया, तो आप जो भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करेंगे, मतलब आप जो सिंचाई भी देंगे तो 21 दिन बाद CRI स्टेज पे देंगे, और भी आप जो वीडिंग और होइंग का प्रोसेस करेंगे वो एज अ वीट रिक्वायरमेंट, जो वीट में जो रिक्वायरमेंट होती है इंटरकल्चरल ऑपरेशन का जो टाइम शेड्यूल है उसको आप फॉलो करते हुए देंगे। ऐसा नहीं है कि आप जो माइनर क्रॉप है या जो बेस क्रॉप है उसके बिहाफ पे आप सारा चीज़ें करेंगे, तो ये सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना पड़ेगा। ठीक है, अब हम लोग आते हैं कुछ कैरेक्टरिस्टिक जान लेते हैं इंटर क्रॉप के। ठीक है, ठीक है, और माइनर क्रॉप और जिसे सब्सिडरी मिक्स क्रॉप भी कहते हैं। तो क्या है इंटरक्रॉप? अगर आप जैसे गेहूं के साथ आप मस्टर्ड लगा रहे हैं या आप मेज के साथ आप ग्राउंडनट लगा रहे हैं या ऑयल सीड क्रॉप कोई लगा रहे हैं, तो कौन कौन चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है उसको अभी आपको ध्यान रखना है, क्या क्या करेक्टर हैं। ठीक है, इट शुड नॉट अफेक्ट द ग्रोथ एंड द यील्ड ऑफ द बेस क्रॉप और द मेजर क्रॉप। अभी आपको पहले ही बता दिए ये सारी चीज़ें, तो एक बार हम बस समझा दे रहे हैं, एक बार ज़्यादा दोबारा रिवाइज करा दे रहे हैं। तो अभी आपको बताएं कि आप जब भी मेजर क्रॉप लगाएंगे तो वो इंटर क्रॉप चूज़ करेंगे जो कि आपके मेजर क्रॉप के यील्ड को डैमेज ना करे, उसको डिटेरियोट ना करे, उसको प्रभावित ना करे, उसको इफेक्ट ना करे। तो ये सारी चीज़ों का आपको विशेष ध्यान रखना है। आप वही पौधा चूज़ करेंगे जिससे कि आपका जो मेजर
क्रॉप की जो यील्ड है वो ऑप्टिमम आपको मिले, पूरी पूरी मिले। ऐसा नहीं है कि आप ऐसा सब्सिडी क्रॉप ग्रो कर लिए जिनके कारण जो आपका मेजर क्रॉप था उसकी यील्ड प्रभावित हुई, तो वो इंटरक्रॉप बेस्ट सुटेबल इंटरक्रॉप नहीं माना जाएगा। इट शुड मैच्योर अर्लियर और लेटर देन द बेस क्रॉप और मेन क्रॉप्स, बात सही है। तो इंटर क्रॉप जो मेजर क्रॉप आप मेजर क्रॉप में के बीच में जो इंटर क्रॉप आपने बोया है उसमें क्या करना है कि उसका जो मैच्योरिटी पीरियड है वो या तो पहले हो जाना चाहिए या तो बाद में होना चाहिए। देखिए अगर देखा जाए मस्टर्ड के केस में, मस्टर्ड और वीट के केस में, तो मस्टर्ड का जो मैच्योरिटी है वो पहले होता है एज़ कम्पेयर टू वीट, तो वीट। तो ये चीज़ें आपको ध्यान रखनी है। आप ऐसा इंटर क्रॉप सोन करेंगे जिसकी जो भी इंटरकल्चरल प्रैक्टिसेस हैं और जो भी उसके फिजियोलॉजिकल फंक्शन है या मैच्योरिटी है वो दोनों कॉन्साइड नहीं करना चाहिए, आगे या तो पीछे, या तो पहले मैच्योर हो जाए या तो बाद में मैच्योर हो, तब तो भैया चलेगा। अगर एक साथ होगा तो आपको इंटरकल्चरल ऑपरेशन में भी दिक्कत होगी और न्यूट्रिएंट की जो लड़ाइयाँ हैं वो तो अलग होंगी ही होंगी। मतलब लड़ाइयाँ का मतलब क्या है कि न्यूट्रिएंट के जो डिमांड रहेगी सॉइल से वो दोनों पौधों को सेम रहेगी, जिसके कारण ना उसका ग्रोथ एंड डेवलपमेंट अच्छा हो पाएगा मेजर क्रॉप का, ना ही आपके सब्सिडरी क्रॉप से हो पाएंगे। तो इस बात का आप विशेष ध्यान रखिएगा, ठीक है। As far as possible, it should be a legume crop for maintaining fertility and the productivity of the soil. कहने का मतलब यहाँ यही है कि जो भी आप लेग्यूम क्रॉप्स आप बोएंगे वो फर्टिलिटी एंड प्रोडक्टिविटी क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक है। तो अफार एज पॉसिबल इट शुड बी अ लेग्यूम क्रॉप। तो आप जब भी कोशिश करिए कि आप कोई इंटर क्रॉप उगाना चाह रहे हैं इन अ मेजर क्रॉप में, तो कोशिश करिए कि कोई लेग्यूम क्रॉप ही बोए। जैसे कि अभी आपको बताएं मेज के साथ आप वो यूज़ कर सकते हैं, ग्राउंडनट यूज़ कर सकते हैं, या आप सोरगम और बाजरा के साथ आप ऑयल सीड या पल्सेस क्रॉप यूज़ कर सकते हैं, या शुगर केन के साथ आप वेजिटेबल्स क्रॉप यूज़ कर सकते हैं। तो आप वैसी क्रॉप्स यूज़ करेंगे जो लेग्यूम इन नेचर हो, जो नाइट्रोजन फिक्सेशन करता हो, जो सॉइल की फर्टिलिटी को इम्प्रूव कर सके, उसके फिजिकल और केमिकल प्रोसेस को, प्रॉपर्टीज़ को बढ़ा सके, ठीक है, इम्प्रूव कर सके, वैसे क्रॉप का आप चयन करेंगे, ठीक है। It should have different growth habits and nutrient requirement in order to have minimum कंपटीशन। तो आपको क्या करना है कि ऐसे क्रॉप्स का चयन करना है जिनका ग्रोथ हैबिट और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट अलग अलग हो। तो ये चीज़ें मैंने पहले ही बता दी हैं, तो उसको बार बार ज़्यादा एलेबरेट नहीं करते हैं, ठीक है। इट शुड हैव डिफरेंट रूटिंग डेप्थ। तो जाहिर सी बात है कि जब आप एक सीरियल क्रॉप के साथ एक जब दलहनी फसल लेंगे तो आपको पता है कि जो सीरियल क्रॉप का जो रूट ग्रोथ होता है वो ज़्यादा नहीं होता है एज़ कम्पेयर टू जो आपके सीरियल्स क्रॉप्स होते हैं, उनका रूट ग्रोथ थोड़ा सा ज़्यादा गहरा होता है। तो इस तरह आपका अपने आप क्राइटेरिया फुलफिल होता चला जाएगा। इट शुड डिफर इन कैनोपी डेवलपमेंट एंड सनलाइट रिक्वायरमेंट। तो कैनोपी डेवलपमेंट का मतलब नहीं है कि आप जो इंटरक्रॉप शो कर रहे हो उन दोनों पौधे की जो वो होनी चाहिए, हाइट होनी चाहिए, वो डिफरेंट डिफरेंट होना चाहिए। ऐसा नहीं है कि दोनों सेम पौधे सेम हाइट के हो गए, तो जो सनसाइन की जो रिक्वायरमेंट है और जो उनकी डिमांड है वो दोनों में लड़ाई होने लगेगी, दोनों में अच्छे से वो दोनों ग्रोथ एंड डेवलपमेंट नहीं हो पाएंगे। तो एक पौधा ज़्यादा लंबा होना चाहिए, एक पौधा छोटा होना चाहिए। जैसे गेहूँ और मस्टर्ड की बात करें तो देखेंगे कि गेहूँ का पौधा छोटा होता है, मस्टर्ड का पौधा थोड़ा सा बड़ा होता है। तो वो मस्टर्ड पहले ही फोटोसिंथेसिस अपना ले लेता है, दोनों के बीच में सन के रिगार्डिंग और न्यूट्रिएंट रिक्वायरमेंट के रिगार्डिंग कोई फाइट नहीं होती है, कोई डिमांड एक साथ कॉन्साइड दोनों नहीं करते हैं, ठीक है। तो ये सारी चीज़ें कुछ कैरेक्टरिस्टिक थी जो कि हमको इंटरक्रॉप अगर हम प्लांट अडाप्ट करना चाहते हैं इन अ मेजर क्रॉप तो हमको फॉलो करनी चाहिए, ठीक है। अब हम पढ़ेंगे एडवांटेज ऑफ इंटरक्रॉपिंग सिस्टम। तो एडवांटेज क्या है उसको देख लेते हैं। एडवांटेज क्या है, इट शुड हेल्प्स इन इम्प्रूव द सॉइल फर्टिलिटी एंड द सॉइल प्रोडक्टिविटी। तो सॉइल फर्टिलिटी एंड सॉइल प्रोडक्टिविटी में ये क्या करता है, हेल्प करता है, ठीक है। मेंटेन द हायर क्रॉप यील्ड।
तो क्रॉप यील्ड को बढ़ाता है। ज़ाहिर सी बात है, जो आपको गेहूँ का पौधा बस 20 क्विंटल मिलने वाला था, अब उसके साथ मस्टर्ड भी मिला, तो ओवरऑल जो प्रोडक्टिविटी है वो 20 से बढ़ के 40 हो गई है या 35 हो गई है। तो कहीं ना कहीं तो कुछ प्रोडक्टिविटी बढ़ा, ठीक है। और बेटर यूटिलाइजेशन ऑफ अवेलेबल रिसोर्सेज, जो भी आपके अवेलेबल रिसोर्सेज थे, जैसे कि आपके मान लीजिए आपके सीड ही ख़राब हो रहे थे, उसने आपने सीड का भी यूटिलाइज़ कर लिया। पानी आपके वेस्ट हो रहे थे, पानी वो जो वेस्ट हो रही थी वो पानी जो बीच में आपने सब्सिडी क्रॉप सो किया वो यूज़ होने लगा। जो आपके काउडंग केक्स और बाकी सारी चीज़ें वेस्ट जा रही थी, उसका यूटिलाइजेशन आपने बहुत अच्छी तरीके से एज अ इंटर क्रॉप सो करके कर लिया, ठीक है। इट शुड रेसिस्ट द सॉइल इरोजन, सॉइल इरोजन को भी ये बचाता है, ठीक है। और जो इंसेक्ट पेस्ट का जो इम्पैक्ट है और जो उनका इंसिडेंस है, उसको भी ये रोकने का काम करता है। इम्प्रूव द सॉइल स्ट्रक्चर एंड वाटर होल्डिंग कैपेसिटी ऑफ द सॉइल, तो सॉइल स्ट्रक्चर और वाटर होल्डिंग कैपेसिटी को भी ये क्या करता है, इम्प्रूव करता है, ठीक है। डिसएडवांटेज की बात करेंगे। डिसएडवांटेज क्या है इंटरक्रॉपिंग का, उसको देख लेते हैं। तो डिसएडवांटेज क्या है, हार्वेस्टिंग विद द हेल्प ऑफ मशीनरी इज़ वेरी डिफिकल्ट, क्योंकि अगर दोनों की मैच्योरिटी पीरियड एक ही टाइम पे कोइंसाइड कर रही है, तो वो उसमें हार्वेस्टिंग के टाइम दिक्कत हो सकती है, ठीक है। अगर अलग अलग आगे पीछे हो रहा है, तब भी आपको मशीन से आप हार्वेस्टिंग नहीं कर सकते। हो सके आपका पौधा गेहूँ जो है वो पहले मैच्योर हो गया, मेजर क्रॉप मैच्योर हो गया, और जो सरसों है वो लेट मैच्योर होगा, मान लेते हैं 10 दिन बाद। तो अब गेहूं की कटाई करने का समय तो आ गया है, तो गेहूं की कटाई कैसे होगी। गेहूं की कटाई करने के लिए आप मशीन भी, कंबाइनर भी यूज़ नहीं कर सकते, क्योंकि कंबाइनर यूज़ करेंगे तो जो सरसों आपने बोया है, सरसों को भी काट देगा वो। तो उस केस में आप क्या करेंगे, उस केस में आप यही काम करेंगे कि आप हैंड के थ्रू करेंगे, आप मैकेनिकल प्रोसेस के थ्रू जाएंगे, जो कि टाइम कंज्यूमिंग और बहुत ही स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी पॉसिबल नहीं होता है अगर कॉन्साइड करते हैं दोनों। तो कंपटीशन अमॉन्ग द रिसोर्स इज मोर, ज़्यादातर रिसोर्स जो भी हम बताएं, अभी सनलाइट का रिसोर्स है या वाटर का रिसोर्स की डिमांड है या न्यूट्रिएंट की डिमांड है, वो सब ज़्यादा होती है। हार्वेस्टिंग मेक्स अ लाइन कंज्यूमिंग डिफ़िकल्ट, तो हार्वेस्टिंग जो है टाइम कंज्यूमिंग डिफ़िकल्ट बना देता है। वीड कंट्रोल इज़ नॉट पॉसिबल, आप वीडिंग नहीं कर पाते हैं या इंटरकल्चरल ऑपरेशन करने में दिक्कत होती है। और लास्ट क्या है, वाटर रिक्वायरमेंट इज़ मोर, जो वाटर रिक्वायरमेंट होता है वो भी बहुत ज़्यादा होता है, क्योंकि आप गेहूं का पौधा लगा रहे थे तो 5 बार सिंचाई कर ही रहे थे, साथ में आपने मस्टर्ड भी लगा दिया तो मस्टर्ड के हिसाब से भी आपको सिंचाई देनी पड़ेगी एक बार। और वैसे जितने भी इंटरकल्चरल ऑपरेशन करते हैं आप एज अ मेजर क्रॉप के बेसिस पे, लेकिन आपने अगर सरसों को भी एज अ सब्सिडी क्रॉप लिया है, तो उसको भी तो आपको फॉलो करना पड़ेगा, उसके भी ग्रोथ एंड डेवलपमेंट का तो आपको ख्याल रखना पड़ेगा। तो इसलिए जो वाटर रिक्वायरमेंट होती है वो बढ़ जाती है। अगर हम लोग बात करें टाइप्स ऑफ इंटरक्रॉपिंग की, तो इंटरक्रॉपिंग में बहुत सारे टाइप्स आते हैं, जैसे पैरेलल क्रॉपिंग है, कैंपेनियन क्रॉपिंग है और मिक्स इंटरक्रॉपिंग है, ठीक है। तो इनके बारे में हम जल्दी जल्दी समझ लेते हैं, ठीक है। तो पैरेलल इंटरक्रॉपिंग क्या होता है, ठीक है, इसको देखते हैं। कल्टीवेशन ऑफ सच क्रॉप विच हैव डिफरेंट नेचुरल हैबिट एंड जीरो कंपटीशन इज कॉल्ड अ पैरेलल क्रॉपिंग। तो ये क्या होते हैं, डिफरेंट नेचुरल हैबिट होते हैं, वो एक ही जगह से बिलोंग नहीं करते हैं, अलग अलग जगह के पौधे होते हैं, अलग अलग इन्वायरमेंट के पौधे होते हैं, लेकिन इनके बीच में जीरो कंपटीशन होता है, ना लाइट को लेके, ना सॉइल फर्टिलिटी को लेके, ना न्यूट्रिएंट डिमांड को लेके, ना वाटर को लेके, ना किसी चीज़ को लेके। तो ये उसी को हम कहते हैं पैरेलल, मतलब ये पौधा चल रहा है तो ये भी पौधा चल रहा है, ये इसको क्रॉस नहीं कर रहा है, ये इससे लड़ाई नहीं कर रहा है, इसी के बीच में कोई कंपटीशन नहीं हो रहा है, दोनों का ग्रोथ एंड डेवलपमेंट सेम टाइम पे होगा और कोई ना डिमांड होगा। जैसे ब्लैक ग्राम ग्रीन ग्राम की बात करें, या तो ब्लैक ग्राम और ग्रीन ग्राम को मेज के साथ बो दीजिए, ठीक है, तो ये दोनों एक साथ चलेंगे, या तो ग्रीन ग्राम और मेज को एक साथ बो दीजिए। तो ऐसा नहीं है कि ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम के बीच में फाइट होगी न्यूट्रिएंट को लेके, वाटर को लेके, ये तो ये दोनों एक साथ ही चलते हैं, कोई लड़ाई नहीं होती है। तो एक साथ पे मैच्योर होंगे, एक साथ पे सारी फिजियोलॉजिकल फंक्शन भी इन लोग की पूरी होती है, इंटरकल्चरल ऑपरेशन भी आप सही टाइम पे एक साथ कर सकते हैं,
तो आप ब्लैक ग्राम या ग्रीन ग्राम को मस्टर्ड मेज के साथ अगर आप सोन करते हैं तो बेस्ट एग्जांपल रहेगा पैरेलल क्रॉपिंग का। अगला है कंपेनियन क्रॉपिंग। क्या है कंपेनियन? कंपेनियन का मतलब होता है साथी, मदद करने वाला। ठीक है, तो सिस्टम इन विच प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप इज इक्वल टू द ऑफ इट्स सॉलिड प्लांटिंग इज नोन एज कंपेनियन क्रॉपिंग। तो ठीक है, सिस्टम इन विच प्रोडक्शन ऑफ बोथ इंटरक्रॉप्स, तो जो भी आप दोनों इंटरक्रॉप्स ले रहे हैं वो एक मेजर क्रॉप्स के बराबर अगर आ जाए, ठीक है, तो उसी को हम कंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं। जैसे मस्टर्ड, पोटैटो और अनियन को अगर आप शुगर केन के साथ बोते हैं, तो अगर आप मस्टर्ड के साथ शुगर केन बोइए या तो पोटैटो के साथ शुगर केन बोलिए, दोनों का जो यील्ड है वो सेम आता है, तो उसी को हम कंपेनियन क्रॉपिंग कहते हैं। ठीक है, बात समझ में आ रही है? नहीं समझ में आया? अगर आप मान लेते हैं शुगर केन बोए, उसके साथ साथ आप मस्टर्ड, पोटैटो, अनियन में से कोई भी एक लगा दीजिए। या तो पहली बार मस्टर्ड लगा के चेक कर लीजिए, दूसरी बार पोटैटो लगा के चेक कर लीजिए और तीसरी बार आप अनियन लगा के चेक कर लीजिए, तब भी आप देखेंगे कि जो आपकी यील्ड हो रही है वो सेम हो रही है। ठीक है, मिक्स इंटरक्रॉपिंग की बात करेंगे। किसकी बात करेंगे? मिक्स। तो ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप्स विद नो डिस्टिंक्ट रो अरेंजमेंट, दोनों का सीड पहले से आपने मिक्स करके आप बो रहे हैं, तो वहाँ हम मिक्स इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। इंटरक्रॉपिंग तो हो गया लेकिन मिक्स हो गया, तो यहाँ बहुत घाटा भी होता है मिक्स इंटरक्रॉपिंग का, क्योंकि इसमें कोई रो पैटर्न फॉलो नहीं किया जाता है, जो कि आगे चल के आपके इंटरकल्चरल ऑपरेशन में और बाकी जो ऑपरेशन आप करते हैं, प्रैक्टिसेस करते हैं, उसमें दिक्कत होता है। जैसे इसके कुछ टाइप्स हैं, रो इंटरक्रॉपिंग है। तो रो में क्या है? ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली वेयर वन और मोर क्रॉप्स आर प्लांटेड इन रो, जहाँ एक रो में आप एक से अधिक पौधे को बो देते हैं। जैसे गेहूं का पौधा चल रहा था, उसी में आपने मस्टर्ड बो दिया, फिर गेहूं बो दिया, फिर मस्टर्ड बो दिया, तो एक ही लाइन में आप एक से ज़्यादा पौधे को बो रहे हैं, तो उसे हम रो इंटरक्रॉपिंग कहते हैं, जो कि ये बेस्ट तरीका नहीं है, क्योंकि आगे चल के दिक्कत होता है हार्वेस्टिंग के टाइम में। ठीक है, पैच क्रॉपिंग व्हेन कंपोनेंट क्रॉप्स आर प्लांटेड इन पैचेस। जैसे मान लेते हैं आपने पूरा गेहूं बोया है, इसको समझते हैं क्योंकि ये इस तरह समझाएंगे तभी समझ आएगा। मान लेते हैं आपने गेहूं बोया है, ठीक है, क्या बोया है? गेहूं बोया है। ठीक है, यहाँ आपने गेहूं बोया है। ठीक है, और मान लेते हैं गेहूं बोए थे आप, एक मिनट, अब यहाँ आपने क्या किया? पूरा एक ही जगह पूरा मस्टर्ड लगा दिया और कहीं मस्टर्ड है नहीं, तो ये क्या करेगा? इसे को हम पैच क्रॉपिंग कहते हैं। स्ट्रिप क्रॉपिंग, जब आप कतार में फसल को उगाते हैं। ग्रोइंग ऑफ टू और मोर क्रॉप साइमल्टेनियसली इन स्ट्रिप वाइड इनफ टू परमिट इंडिपेंडेंट कल्टीवेशन बट नैरो इनफ टू इंटरैक्ट द क्रॉप एग्रोनॉमिकली इज कॉल्ड स्ट्रिप इंटर क्रॉपिंग। तो एक, दो या दो से अधिक पौधे को एक ही फील्ड पे लगाना, वो भी स्ट्रिप में, मतलब कतार में। ठीक है, बट नैरो इनफ, जो कि इतना दूर हैं कि वो आपस में इंटरैक्ट ही ना कर पाए एग्रोनॉमिकली किसी भी काम से, वो ना वो पॉलिनेशन कर पाए, ना वो आपस में एक्सचेंज कर पाए फ्रूट्स को, ना वो उसको छाया दे पाए, ना वो उसको ना न्यूट्रिएंट का कोई एक्सचेंज हो पा रहा है, तो उसे हम बोलते हैं स्ट्रिप इंटरक्रॉपिंग। और आपका लास्ट है रिले क्रॉपिंग। तो रिले क्रॉपिंग को देख लेते हैं। ठीक है, रिले क्रॉपिंग क्या होता है? दो या दो से अधिक पौधे को एक ही जगह पे, एक ही फार्म फील्ड पे, ठीक है, एक ही लाइफ साइकिल के अंदर लगाना, उसी को हम रिले क्रॉपिंग कहते हैं। अब रिले क्रॉपिंग नाम से ही पता चल गया होगा आपको कि दूसरी फसल को कटने से पहले ही, उसके पहले ही एक और सोइंग कर दी जाती है, तो उसी को हम रिले कहते हैं। द सेकेंड क्रॉप इज प्लांटेड आफ्टर द फर्स्ट क्रॉप हैज़ रीच द इट प्रोडक्टिव स्टेज। तो जब वो प्रोडक्टिव स्टेज में पहुंच जाता है, उसके बाद हम दूसरा पौधा बो देते हैं, बट बिफोर इट इज़ रेडी टू हार्वेस्ट, लेकिन उसके काटने से पहले ना, ठीक है, हैज़ रीच इट्स आफ्टर द प्लांटेड, उसको हम बो देते हैं दूसरे प्लांट के उसके मैच्योरिटी से पहले, और लेकिन हार्वेस्ट के पहले। ठीक है,
मैच्योरिटी से पहले, हार्वेस्ट के पहले हम उसको बो देते हैं। सक्सीडिंग क्रॉप इज़ प्लांटेड बिफोर हार्वेस्टिंग द प्रीसीडिंग क्रॉप, और जो उसके बाद वाला पौधा है हार्वेस्टिंग से पहले बो देते हैं। तो एक पौधा जैसे उसको बड़ा हो रहा है उससे पहले बोआ गया, फिर हार्वेस्टिंग से पहले एक और पौधा बोआ गया, तो इस तरह वो रिले फॉर्मेशन करते रहते हैं। ठीक है, तो उसी को हम रिले इंटरक्रॉपिंग कहते हैं। तो रिले इंटरक्रॉपिंग के सारे टाइप्स भी हम लोग पढ़ लिए। रिले इंटरक्रॉपिंग है क्या, इंटरक्रॉपिंग का प्रिंसिपल क्या कहता है, हाउ शुड वी सेलेक्ट फॉर इंटरक्रॉप बेस्ट इंटर क्रॉप्स, और उसके एडवांटेज और डिसएडवांटेज भी जाने, उसके टाइप्स भी जाने। तो ठीक है, और मैं एक बार फिर से आप लोग से क्षमा चाहता हूँ कि मैं बीच में एक हफ्ते का लीव ले लिया। सही में मुझे बहुत ज़्यादा काम था, मैं बहुत ज़्यादा बिजी था, मेरे पास, मेरे मन में था कि मैं वीडियो बना के डालूँ, लेकिन मैं डाल नहीं पाता था। और आज इतनी रात में मैं वीडियो शूट कर रहा हूँ, जिससे कि मतलब आपको मैं ये वीडियो टाइम पे दे सकूँ। और अभी लाइन से आपको वीडियो अब से मिलेंगे। 25 तारीख तक आप लोग का कोर्स हर हालत में कंप्लीट हो जाएगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिए, जिससे कि आप लोग की मिड टर्म की तैयारी बहुत अच्छे से हो सके, और लोगों को भी बताइए। ठीक है, चैनल पे पहली बार आए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, वीडियो को लाइक करिए, अपने वैल्यूएबल कमेंट दीजिए, उसका मुझे इंतज़ार रहता है। ठीक है, और अपना ख्याल रखिए। तब तक के लिए बाय बाय स्टूडेंट्स।